नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर की इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे आपके 12th बायोलॉजी का अध्याय 4, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य। इस अध्याय में हमने जो थ्योरी पढ़ा था वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड था, और आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे ये भी काफ़ी अधिक इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आसान लगने वाला है। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के दौरान इससे जो भी रिलेटेड थ्योरी आएगा हम लोग उसका भी आसानी से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है वो है कि लखनऊ के केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान है। देखिए, हमारा क्या सवाल कह रहा है कि लखनऊ के जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर किस प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की गई, यानी किस प्रकार का गर्भ निरोध का खोज किया गया। यहाँ पर हम लोग को ये समझने वाली बात होगी, जो लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान है ये भारत सरकार का एक प्रक्रम है जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के मेडिसिन तैयार किए जाते हैं। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये जो संस्थान है यहाँ पर किस प्रकार की जो गर्भ निरोधी गोलियां हैं, गर्भ निरोधी मतलब गर्भ को रोकने वाली जो गोलियां हैं उसका क्या किया गया, खोज किया गया या फिर उसको बनाया गया है। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहेली नामक गर्भ निरोधी गोलियों का यहाँ पर खोज किया गया है। आपको थ्योरी के दौरान में मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है सहेली, ये जो सहेली है ये प्रकार का क्या है, गर्भ निरोधी गोलियां। और इस गोली का उपयोग महिलाएं खास करके उस अवस्था में करती है जब वे कॉपुलेशन की क्रिया के बावजूद भी, जब बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, यानी सेक्स करने के बाद भी स्पर्म और ओवा मिलने की संभावनाएं होती है, उसको रोकने के लिए महिलाएं जो है साप्ताहिक रूप से एक टेबलेट का उपयोग करता है जिसका नाम है सहेली। यानी अगर महिलाएं सहेली टेबलेट का उपयोग करती हैं और इसके बाद उन्मुक्त सहवास भी करती हैं तो इसके बावजूद भी है उसमें गर्भ धारण होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, सहेली हमारा एक प्रकार का क्या है, गर्भ निरोधी गोलियां हैं। और इस गोली यानी टेबलेट का जो खोज किया गया किसके द्वारा किया गया है, लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो एक नंबर का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक नंबर का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं, हम लोग अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्लाइड को यहाँ से सही कर ले रहे हैं। चलिए, हमारा जो दूसरा सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो दूसरा सवाल है ये है कि संचारित रोग द्वारा चलकर क्या जटिल समस्याएं पैदा हो सकती है। यानी हमारा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अगर किसी मेल में या फीमेल में कोई संचारित रोग है, अगर किसी मेल या फीमेल में कोई क्या है, संचारित रोग है। संचारित रोग का मतलब होता है कि मनुष्य के जननांग में होने वाली बीमारियां, यानी संचारित रोग जैसे कि एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, हार्पिस हो गया, गोनोरिया हो गया, मतलब यौन संचारित रोग इसको आप कह सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया या वायरस के माध्यम द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां होती है उसको हम लोग बोलते हैं यौन संचारित रोग। अब कह रहा है कि यौन संचारित रोग के द्वारा क्या क्या समस्याएं फीमेल में हो सकती है। तो अगर किसी को यौन संचारित रोग है तो गर्भपात होने की भी संभावनाएं हो सकती है, यानी कि फीमेल का में जो बच्चे गर्भ में डेवलप हो रहे होते हैं उसका उसके अबॉर्ट होने की भी संभावनाएं बनी रहती है, यानी कि फीमेल का जो गर्भ है उसका गर्भपात भी हो सकता है। अगर गर्भपात नहीं हुआ तो मातृ शिशु यानी जिस समय बच्चे डिलीवरी होंगे उस समय माता और बच्चे दोनों के मरने की भी संभावनाएं हो सकती है।
या स्थिति ये भी हो सकती है कि इस पर जिन महिला या पुरुष में यौन संचारित रोग हो तो वो बाध्यता के भी शिकार हो सकते हैं, यानी कि वो आजीवन बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते। यानी यौन संचारित रोग के कारण ये तीनों का तीनों जो काम वो हो सकता है। इस आधार पे हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से सभी। तो हम लोग आसानी से इसको समझ गए कि अगर किसी महिला या पुरुष दोनों में से किसी को भी यौन संचारित रोग है या दोनों कपल्स को यौन संचारित रोग है तो उस स्थिति में आपको याद रखना है कि ऐसी महिलाओं में गर्भपात भी हो सकता है। जिस समय माँ बच्चे को डिलीवरी कर रही होंगी तो माता और बच्चे दोनों के मरने की संभावनाएं भी हो सकती है, या फिर इस प्रकार के जो दंपति हैं वो आजीवन बाध्यता के भी शिकार हो सकते हैं, यानी वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यानी दो का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, दो का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा जो तीसरा सवाल है, अब इसको हम थोड़ा रेड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी से दिखे। और जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो कृपया करके क्या करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो भी वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपके कोई मित्र हैं जो कि 11-12 में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को उसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसको वो इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सके। चलिए हमारा जो तीसरा सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोलियां तैयार की जाती। अभी तुरंत मैंने आपको फर्स्ट नंबर वीडियो में बताया था, जो 1 नंबर का हमारा सवाल था, कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है और इसके द्वारा एक गर्भ निरोधी गोलियां तैयार की जाती है और उस गर्भ निरोधी गोलियों का नाम है सहेली। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसलिए हम लोग इस पे अधिक समय व्यतीत नहीं करेंगे और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा सवाल है कि परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनियों को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस की सरकार में जो संजय गांधी के पास में जिस समय भारत सरकार की सत्ता की बागडोर थी, आप लोग को याद नहीं होगा लेकिन याद रखिएगा कि आज से करीब 2-3 दशक पहले, यानी आज से लगभग 20-30 साल पहले एक ऐसा दौर आया था जिसमें कि भारत सरकार ने क्या किया था, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जितने भी पुरुष थे उस पर दबाव डाल करके उस पर नर नसबंदी कराया गया। तो यही यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि परिवार नियोजन, परिवार नियोजन का मतलब होता है कि परिवार की संख्या को कमाना, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करना। आपको पता है कि 1954 ईस्वी से ही भारत सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम लेकर के आई, लेकिन इसके बावजूद भी जब भारत सरकार को लगा कि इसका कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है तो सरकार के द्वारा जो है ना क्या करवाया गया, शुक्र वाहिनी को काट करके एक प्रकार का नर नसबंदी कराया गया। क्या कराया गया, नर नसबंदी कराया गया। तो नर नसबंदी में होता क्या, तो याद रखिएगा इस नर नसबंदी को हम लोग बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो स्क्रोटम है उसके भीतर 2 टेस्टिस होता है और इन दोनों टेस्टिस से एक नली निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस नली। क्या बोलते हैं इसको, वास डिफरेंस नली। और डॉक्टर के द्वारा क्या होता है कि इस वास डिफरेंस नली को ही काट करके आगे से बांध दिया जाता है ताकि अगर टेस्टिस से स्पर्म निकले ना तो वो पेनिस तक ना पहुंच सके, समझे। तो दोनों तरफ का जो हमारा वास डिफरेंस नली है इसी को काट करके बांधने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं सॉरी वैस्कोटोमी। यहाँ पर ट्यूबेकोटोमी हम गलत बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कोटोमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी। क्योंकि ट्यूबेकोटोमी को हम लोग बोलते हैं मादा नसबंदी। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, मादा नसबंदी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी को ही अंग्रेजी में बोलते हैं वास डिफरेंस नली। यानी जब किसी फीमेल के वास डिफरेंस नली को हम लोग काट करके बांध देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वैस्कोटोमी। याद रखिएगा वैस्कोटोमी, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं नर नसबंदी। तो याद रखिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना, ट्यूबेकोटोमी मतलब होता है मादा नसबंदी, याद रखिएगा इसका मतलब होता है मादा नसबंदी। और यहाँ पर जो वैस्कोटोमी लिखा है इसका मतलब होता है नर नसबंदी, नर नसबंदी। अब यहाँ पर अब मादा नसबंदी का मतलब क्या होता है कि जब मादा के फीमेल का जो फिलोपियन ट्यूब होता है, याद रखिएगा फीमेल के मतलब मादा जननांग में जो फिलोपियन ट्यूब होता है, जब उसको काट करके धागे से बांध दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेकोटोम, याद रखिएगा, यानी हिंदी में मादा नसबंदी, जो कि महिलाओं में किया जाता है। आप सुने होंगे बहुत सारे जो महिलाएं हैं दो से बच्चे पैदा करने के बाद वो क्या करती है, ऑपरेशन करा लेती है। तो जब फीमेल में सुने होंगे को ऑपरेशन करा ली, यानी फीमेल मादा नसबंदी करा ली। और ये प्रक्रिया चूंकि नर में भी होता है, लेकिन हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान है, तो अधिकांश आज के समाज में आप देखते होंगे महिलाएं ही मादा नसबंदी कराते हैं, पुरुष जो है वो नर नसबंदी नहीं कराते हैं। लेकिन क्या है कि अगर पुरुष के भी वास डिफरेंस नली को काट करके अगर धागे से बांध दिया जाए तो क्या होगा कि सीमेन के साथ में स्पर्म का गमन नहीं होगा, यानी कॉपुलेशन की क्रिया जब होगी तो सीमेन पेनिस के माध्यम से बाहर आएगा, लेकिन उस सीमेन के साथ में स्पर्म जो है बॉडी के बाहर यानी पेनिस से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नर नसबंदी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि शुक्र वाहिनी को काटना है, शुक्र वाहिनी माने वास डिफरेंस नली को काटना है, और वास डिफरेंस नली कहाँ पाया जाता है, पुरुष के नर जननांग में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वैस्कोटोमी, क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी। तो 4 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, चिल्ला चिल्ला करके बोलने का आदत है नहीं बालक, आप समझते हैं। और कभी कभी जो काम अगर प्रेम से हो जाए तो उसमें हमें लगता है कि आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं आप देखते होंगे, खास करके जो यूट्यूब पे ही क्लास लेते हैं, वो ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों को सीधा इतना मोटिवेट करते हैं, लगता है कि अगला टॉपर यही बन जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। तो जो काम अगर आपको प्रेम से समझ में आ जाए, शांति से समझ में आ जाए, तो उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और सभी शिक्षकों का अपना अपना स्टाइल होता है, मेरा स्टाइल है कि हम इतना जोर जोर से आपको नहीं बोलकर समझाते हैं। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा बोला गया एक एक वर्ड अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो यही टीचिंग है। और उम्मीद करते हैं कि आप 4 प्रश्न तक अच्छे से ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां सवाल है हमारा कि ऑस्ट्रेलियन, क्या क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन द्वारा किस बीमारी का पता लगाया गया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन एंटीजन द्वारा जो है ना हेपाटाइटिस बी का पता लगाया गया। याद रखिए किसका, हेपाटाइटिस बी का पता लगाया गया। आप सबको पता है कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जब लीवर डैमेज होने लगता है तो एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसका नाम होता है जॉन्डिस। अगर हम जॉन्डिस का सही समय पर इलाज नहीं कराएं तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर बिल्रुबिन की मात्रा जो है वो बढ़ते जाती है, और जब बिल्रुबिन अत्यधिक हो जाती है अपने पैरामीटर से, वो जब काफी ऊपर चला जाता है तो धीरे धीरे मनुष्य में एक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है जिसका नाम है हेपाटाइटिस बी। और एक चीज यह भी याद रखना है कि हेपाटाइटिस बी एक प्रकार का क्या है कि यौन संचारित रोग भी, सॉरी मतलब ये वंशानुगत भी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए माता को है तो कहीं ना कहीं ये वंशानुगत भी हो सकता है, या फिर इसको आप लोग कह सकते हैं कि यौन संचारित भी रोग है। जैसे कि अगर किसी पुरुष को हेपाटाइटिस बी है, अगर वो अपने फीमेल पार्टनर यानी पत्नी के साथ में कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं, सेक्स की क्रिया करते हैं, तो इस स्थिति में कभी कभी फीमेल में भी हेपेटाइटिस बी होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो ये एक प्रकार का खतरनाक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका इलाज है, आसानी से इसको अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो इससे आराम से हम लोग बच सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो याद रखिएगा पता लगाया जाता है हेपाटाइटिस बी का। तो 5 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा जो अगला सवाल है हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स क्या है। देखिए ड्रग्स का मतलब होता है दवाई, ड्रग्स का मतलब होता है दवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर थ्योरी में आपने बताया था कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है,
इसका आज तक कोई इलाज हुआ ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया कि एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स क्या है। तो बच्चों ये बात सही है कि एड्स का खोज 1981 ईस्वी में हुआ था, और इतने समय बीत जाने के बावजूद भी एड्स का कोई सटीक इलाज नहीं अभी तक वर्तमान समय में किया गया है। लेकिन एड्स के प्रभाव को कम करने के लिए कई कंपनियां जो है दवाइयां निकाली है। इसी में से एक सबसे बेहतरीन दवाई का नाम है, जिसका नाम होता है ड्यूडोबुडेन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूडोबुडेन। ये एक प्रकार की दवाई है जो कि एड्स के लिए प्रभावशाली है। ऐसा नहीं कि आपको अगर एड्स हो गया तो आप ड्यूडोबुडेन खा रहे हैं तो आपको एड्स की बीमारियां ठीक हो जाएगी। हाँ, वायरस जनित रोग है, उस वायरस के प्रभाव को ये स्लो करता है, और लोगों की जो लाइफ होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो एड्स के लिए जो सबसे सही दवाई है वर्तमान समय में, उसका नाम है ड्यूडोबुडेन। क्या नाम है? ड्यूडोबुडेन। याद रखिएगा, छह का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी मित्र हैं उसको शेयर करें, ताकि आप अगर 12 बायोलॉजी के हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां सवाल है कि जन्म नियंत्रण एक विधि है। जन्म नियंत्रण क्या है? एक विधि है। यानी जन्म नियंत्रण का मतलब क्या होगा कि जन्म को नियंत्रित करने वाला, यानी जनसंख्या रोकना। इसका मतलब हो गया जनसंख्या को रोकना। याद रखें, इसका मतलब क्या हो गया जी? जनसंख्या को रोकना। अब जनसंख्या को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर में लिखा है गिफ्ट। ये क्या है? जनसंख्या बढ़ाने वाला उपाय, यानी निसंतान को संतान उत्पन्न कराने वाली विधि होती है गिफ्ट। यही वो भी है, ये भी वही है। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ IUCDS, ये एक प्रकार का क्या है? गर्भ को रोकने वाली विधि है। और अगर गर्भ रुकेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा जी? जन्म नियंत्रण होगा। तो 7 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला सवाल है कि भ्रूण की जांच की कौन सी विधि को सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? देखिए, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब भी वैज्ञानिक कुछ बनाते हैं तो वैज्ञानिकों का मोटो रहता है कि हम बेहतर से बेहतर चीज को दे सकें। वैज्ञानिक लोग चाहते हैं कि उसके द्वारा किया गया आविष्कार का दुरुपयोग समाज में ना हो। लेकिन हमारा समाज इतना सेल्फिश है, स्वार्थी है, कि वर्तमान समय में कई ऐसे चीज होते हैं जिसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। उसी दुरुपयोग में से यहाँ पर एक दुरुपयोग है एमिन्योसेंटेसिस। समझे? ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा। एमिन्योसेंटेसिस मेडिकल साइंस की एक उपलब्धि है। अब इस उपलब्धि का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं? तो दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग मादा भ्रूण हत्या को लेकर के। याद रखिएगा, मादा भ्रूण हत्या। जैसे आप देखे होंगे कि हमारा जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है, और अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनको लगता है कि लड़कियां अगर है तो हमारे लिए बोझ है। तो एमिन्योसेंटेसिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो माँ के गर्भ में ही बच्चों के लिंग का पता कर लेते हैं। यानी माँ के गर्भ में पल रहा जो भ्रूण होता है, 9 महीने तक जो इम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा, उसी दौरान इम्यूनोसेंटेसिस के माध्यम से ये पता कर लिया जाता है कि माँ के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। और अगर यह बच्चा फीमेल होता है तो बहुत सारे लोग इसको क्या करवा देते हैं? एबॉर्शन करवा देते हैं, यानी उस भ्रूण के माँ के गर्भ में ही हत्या करा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मादा भ्रूण हत्या, जिससे कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है। महिलाओं की संख्या वैसे भी पुरुष की तुलना में काफ़ी कम है, और इम्यूनोसेंटेसिस की वजह से मादा भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला है, और इससे जो महिलाएं इसकी संख्या और भी कमती जा रही है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भ्रूण जांच की कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है? दुरुपयोग मैंने क्या होता है समझते हैं ना, कि उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो मिसयूज किसको किया जा रहा है? एमिन्योसेंटेसिस को। किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है? तो आपको पता ही है कि माँ के गर्भ में ही पता कर लिया जाता है कि जो बच्चे जन्म लेंगे वो मेल है या फीमेल है। अगर बच्चे फीमेल हैं तो उसको माँ के ही गर्भ में उसकी
हत्या कर दी जाती है। इस तरह से यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। तो हमारा 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल है कि जन्म दर नियंत्रण की कौन सी विधि है। अब फिर से वही सवाल को रिपीट कर दिया गया है, इससे पूर्व भी आया था IUCDS। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा जो प्रश्न रिपीटेड है उस पर हम लोग एक्स्ट्रा समय व्यतीत नहीं करते हैं और तेजी से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 10वां सवाल है बच्चा वो देख लीजिए कि मॉर्निंग आफ्टर पिल, समझे, मॉर्निंग आफ्टर पिल ये एक टेबलेट का नाम है। याद रखिएगा मॉर्निंग आफ्टर पिल ये क्या है, टेबलेट का नाम है। ये कहता है गर्भ धारण को रोका जा सकता है यदि इसका उपयोग कितने घंटों के में कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई दंपति या कोई लड़का या लड़की सेक्स किया और सेक्स के बाद क्या हुआ कि स्पर्म और ओवा मिल गया, यानी उन्मुक्त सहवाग किया। अब उनको लगता है कि हमको क्या है कि बच्चे पैदा करना नहीं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आप एक दवाई का उपयोग कर सकते हैं और इस दवाई का नाम है मॉर्निंग आफ्टर पिल। अगर कोई व्यक्ति जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं, पॉपुलेशन की क्रिया किया और फीमेल चाहती है कि अभी वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो 72 घंटे के दौरान, याद रखिएगा कितने, 72 घंटे के दौरान वो इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है मॉर्निंग आफ्टर पिल। और इसी तरह से और भी बहुत सारी दवाइयाँ हमारे बाजार में उपलब्ध है। जैसे मैंने आपको थ्योरी में लिखा होगा अनवांटेड 72 लिखा थे ना, तो ये भी याद रखिए अनवांटेड 72 या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल, ये सभी की सभी वे दवाइयाँ हैं जो कि क्या है कि अनचाहे गर्भ को समाप्त करने के लिए महिलाएं उपयोग में लाती है, जिससे कि महिलाएं अनचाहे गर्भ से बच सकती है। चलिए हमारा था 10 नंबर सवाल जिसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी 72 घंटा। अब हमारा 11 नंबर सवाल है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा कहता है कैंडिडियोसिस, कैंडिडियोसिस यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा कैंडिडियोसिस, कैंडिडियो और सिस। चलिए हम पूरा का पूरा इसको चेंज कर दे रहे हैं, इसका पूरा जो है लिखा हुआ कैंडिडियोसिस के कारण क्या हो जाता है, यानी कैंडिडियोसिस के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। इसको और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, कौन सी बीमारियां होती है, कौन सी बीमारियां होती है, ये आपका सवाल हो सकता है कि कैंडिडियोसिस के कारण, सॉरी कैंडिडियोसिस क्या है, एक स्वयं एक जो है ना कैंडिडियोसिस जो है ये स्वयं एक बीमारी है। कैंडिडियोसिस क्या है, स्वयं एक क्या है, बीमारी है। और ये बीमारी कहाँ होती है, तो याद रखिए ये जो बीमारियां होती है ये योनि सिस्ट में होती है। आप देखिए होता क्या है कि एक कैंडिडिया सिस्ट नामक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीव अगर फीमेल के योनि में चला जाता है तो वहां पर एक यौन संचारित रोग उत्पन्न कर देते हैं और इस यौन संचारित रोग का नाम होता है कैंडिडियोसिस, समझे। और ये फैलता किसके कारण है, तो ईस्ट के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है, ईस्ट के कारण फैलता है। इसका जो रिलेशन है वो ऑप्शन नंबर बी में होगा, यानी 11 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए अगला सवाल है कि नर में एंड्रोपाउज किसके समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, समतुल्य का मतलब क्या होता है जी, बराबर। नर में एंड्रोजन किसके समतुल्य है। देखिए एंड्रोपाउज का मतलब होता क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना हो कि एंड्रोपाउज क्या होता है। आप लोगों को मैंने थ्योरी में बताया होगा, बहुत चीज ऐसा है थ्योरी में, जब हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं तो बच्चों के मन में एक विरोधाभास पैदा होता है कि सर थ्योरी में कुछ और बता रहे थे, यहाँ और कुछ सवाल पूछ दिया गया। तो आप दोनों को जो है ना क्या करिए, कॉम्बिनेशन बना के चलिए, थ्योरी भी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव भी डिस्कशन कीजिए। जैसे कि क्या विरोधाभास है, थ्योरी में मैंने आपको बताया होगा कि पुरुष जो होता है उसमें जनन की क्रिया जब एक बार शुरू हो जाती है तो वह जीवन भर चलते रहती है। यानी अगर कोई पुरुष 13, 14, 15 की उम्र में स्पर्म तैयार करना शुरू कर देता है तो उसमें क्या होता है, जीवन भर जो है ना स्पर्म बनने की प्रक्रिया चलते रहती है। ये बात सही है,
लेकिन जब पुरुष की अवस्था 55-60 वर्ष पार कर जाती है तो याद रखिएगा उसमें भी एक स्टेज शुरू होता है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एंड्रोपाउज। यानी एंड्रोपाउज के दौरान क्या होता है कि फीमेल का स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वो एकदम स्लो हो जाती है। अब सीमेन तो बन रहा है ना, तो उसमें स्पर्म सही से है, स्पर्म है भी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी है। अगर उस स्पर्म को यूटेरस में डाला भी जाए तो वो फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएगा। यानी बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि फीमेल में भी जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है वो होते तो रहती है लेकिन वह कोई काम का नहीं रह जाता। तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं एंड्रोपोज। यानी अब पुरुष जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये किसके समतुल्य है? ये समतुल्य होगा किसका? फीमेल के मीनोपेज के बराबर। किसके बराबर? फीमेल के मीनोपाउज के बराबर। मीनोपाउज का मतलब क्या हुआ कि जब महिलाएं 45 से 50 साल की आयु को पार कर जाती हैं तो उनका मासिक चक्र होना बंद हो जाता है। और जब मासिक चक्र होना बंद हो जाता है तो ऐसी महिलाएं अंड उत्सर्जन नहीं करती और बच्चे पैदा नहीं कर पाती है। तो एक तरफ पुरुष की भी वह अवस्था जिसमें वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं और दूसरी तरफ फीमेल की वह अवस्था जिसमें महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाती है। तो नर का जो एंड्रोपाउज होगा वो फीमेल के मीनोपाउज के समतुल्य होगा। तो 12 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 12 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सी है? अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सिफिलिस क्या होता है। तो याद रखिए कि सिफिलिस भी हमारा एक यौन संचारित रोग है। क्या है? यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग जिसको कि हम लोग STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के भी नाम से जानते हैं। और ये भी फैलता है असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से। तो अब ये सिफिलिस अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो वो किस प्रकार का जांच कराएगा? जैसे मान लो किसी का हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे कराते हैं। आम भाषा में इसलिए मैं आपको बताया क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों की हड्डियां टूटती रहती है और बिहार में तो हड्डियां टूटना आम बात है क्योंकि यहाँ पर तो अकर भी काफी अधिक है तो हड्डी भी टूटती है। तो हड्डी जब भी टूटता है तो आप एक्सरे कराते हैं। इसी तरह अगर किसी को यौन संचारित रोग हो जाए यानी सिफिलिस हो जाए तो उसके लिए एक जो सबसे उपयुक्त जांच होता है उसको हम लोग बोलते हैं VDRL। ध्यान रखिएगा जिसको अगर सिफिलिस हो तो उसको कौन सी जांच करानी होगी? उसको जांच करानी होगी VDRL। याद रखिएगा VDRL। तो 13 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या बढ़ रही है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या घट रही है। तो जनसंख्या का घटना या बढ़ना या अगर इसको हम लोग क्या करते हैं इसका स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। याद रखिएगा ये कहलाता है डेमोग्राफी। 14 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी डेमोग्राफी। 15 नंबर सवाल है कि प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? प्रखनली शिशु, ये याद है ना प्रखनली शिशु। प्रखनली शिशु का मतलब होता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा क्या होता है कि जो मेडिकल साइंस है वो कांच की प्रखनली में स्पर्म और ओवा दोनों को आपस में मिलाता है और इसको मिला करके ये बना लेता है जायगोट। क्या बना लेता है? जायगोट। और अब इस जायगोट को फिर से क्या करना, फीमेल के मतलब ये जो भ्रूण बनेगा, ये जायगोट से जो भ्रूण बनेगा इसको फिर फीमेल के क्या करना, यूटेरस में स्थापित करना। तो इसको किस अवस्था में स्थापित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसको हम लोग को स्थापित करने के लिए हम लोग लेंगे जब जो जायगोट होगा ये जायगोट जब 32 कोशिकीय अवस्था में चली जाएगी। याद रखिएगा किस अवस्था में? 32 कोशिकीय अवस्था में जब ये पहुंच जाएगी तब जाकर के इसको आप बॉडी में क्या कर सकते हो? स्थापित कर सकते हो। तो 15 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, बहुत सारे बच्चे क्लास में हमसे पूछने भी गए थे, इसलिए पूछने गए थे कि इसका ऑप्शन में जो आंसर है वो मटेरियल में गलत है, समझे ना। तो बहुत सारे बच्चे हमसे इसका सवाल वापिस पूछने आए थे सर आप ये इसका ये आंसर लिखा हुआ। पहले समझते हैं कि क्या कंफ्यूजन था इसमें। कहता है खुशहाल परिवार के लिए परिवार नियोजन के लिए जो दिया गया नारा है शहरों में कामकाजी युवा दंपति ने अपनाया। यानी जो शहर में लोग रह रहे हैं वो खुशहाल परिवार के लिए एक नारा अपनाया और धीरे धीरे सरकार भी इस नारा को जो है ना आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार नियोजन के द्वारा भी ये नारा हमारे समाज को दिया जाता है। ये नारा है क्या? ये नारा है हम दो हमारे दो। यानी हम दो मतलब एक पति और एक पत्नी, दो हो गया तो बच्चे भी दो होना चाहिए, चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल्स ही क्यों ना। अगर दो संतान आपके होंगे तो फिर तीसरे के विचार में आप मत रहिए। यानी ये नारा दिया गया, ये खुशहाल परिवार का नारा। लेकिन हमारे बिहार में क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को लगता है कि जिनके परिवार में जितना लोग रहेगा उतनी लाठी होगी और अधिक लाठी होने से उसका समाज में वर्चस्व रहेगा। तो ये आपकी गलत सोच है। समाज में वर्चस्व लाने के लिए बुद्धि का उपयोग करें ना कि लाठी का उपयोग करें, क्योंकि अब वो जमाना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 16 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए हमारा अगला सवाल है कि कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशय युक्तियों से निर्मुक्त होने वाले जो कॉपर आयंस हैं, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है गर्भाशय को रोपण के प्रति उन्मुक्त बनाते हैं। यानी याद रखिएगा, ये गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं। अनुपयुक्त माने क्या कि यानी जो गर्भाशय में जो एस्पर्म और ओवा दोनों मिलकर के जो जायगोट बना था, इस जायगोट को स्थापित करने से रोकते हैं। याद रखिएगा, इस जायगोट को स्थापित करने से रोकते हैं, क्योंकि कॉपर मोचक जो होता है ना, ये एक प्रकार का क्या है, गर्भ को रोकने वाली युक्ति है बच्चों। ये गर्भ को रोकने वाली क्या है, युक्ति है। तो हमारा 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल है कि प्रखनली शिशु के संदर्भ में क्या सत्य है? देखिए, प्रखनली शिशु के संदर्भ में क्या सत्य है? कहता कि मादा के जनन अंग में निषेचन, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रखनली शिशु में याद रखिएगा आप लोग कि कांच में निषेचन की क्रिया होती है। यानी कांच का जो प्रखनली होता है ना बच्चों, उसमें निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ पर क्या करा कि मादा के जननांग में निषेचन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहता है जन्म पूर्व शिशु को इन्वेटर में रखना, ये भी बिल्कुल गलत। अभी तक कोई तकनीक ही नहीं विकसित हुआ जिसमें कि 9 महीने तक भ्रूण को आप रख सकते हो इन्वेटर में। इसके लिए प्रयोग चल रही है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मेडिकल साइंस की कंपनियां वो लगातार प्रयास कर रही है कि इन्वेटर के माध्यम से बच्चों को पूरा का पूरा माँ के गर्भ के बाहर ही रखेंगे और सीधे बच्चे को डिलीवरी करके फीमेल को रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में भी वैज्ञानिक लोग लगा है, सक्सेस नहीं हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। कहता है कि जननांग से बाहर निषेचन, ये बिल्कुल सही है। जननांग से बाहर कहाँ निषेचन होता है? मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि कांच की परखनली में स्पर्म और ओवा को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जननांग से बाहर निषेचन हो गया, तथा गर्भाशय में इसको फिर से एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। यहाँ से जो जायगोट बनता है ना, इस जायगोट को उठा करके फिर से यूटेरस में डाल दिया जाता है। यानी हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यानी प्रखनली शिशु में बच्चों क्या होता है, प्रखनली शिशु में जननांग के बाहर निषेचन की क्रिया होती है। यानी कांच के प्रखनली में स्पर्म और ओवा को मिलाया जाता है और जब उससे जायगोट बनते हैं तो उस जायगोट को फिर से फीमेल के यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। तो 18 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर सवाल है कि निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन किसका स्थानांतरित फिलोपियन नलिका में किया जाता है? यानी कि एक प्रोसेस है, निषेचन की तकनीक के द्वारा डायरेक्ट जो है फिलोपियन नलिका में जो जायगोट को स्थापित किया जाता है, उस जायगोट की क्या स्थिति होनी चाहिए? जैसे बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिसमें कि स्पर्म काफी कमजोर होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है कि डायरेक्ट जो है ना बाहर में जायगोट को बनाना है और सीधे उसको फिलोपियन नलिका में एस्टेब्लिश करना। उसके लिए स्टेज क्या होना चाहिए? उसके लिए स्टेज क्या होना चाहिए कि या तो वो जायगोट हो या 8 कोशिकीय अवस्था के रूप में रहे। समझे? तो यानी 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। यानी जिस समय फिलोपियन नलिका में इसको आपको एस्टेब्लिश करना है तो इस समय ये 8 कोशिकीय अवस्था में होनी चाहिए। किस अवस्था में? 8 कोशिकीय अवस्था में होनी चाहिए। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर सवाल है जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? बिहार में तो ये लगता है कि जनसंख्या अधिक होगा तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, हम जो है काफी लाठी वाले लोग हो जाएंगे, समाज में हमारा वर्चस्व होगा। लेकिन बायोलॉजी क्या कहती है, अगर जनसंख्या बढ़ता है तो इससे लोगों के प्रति व्यक्ति आय में भी कमी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ तो बिल्कुल नहीं जाएगी, समझे? लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है। जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से सभी, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी। अगर जनसंख्या अधिक होगा तो आप याद रखिएगा, क्योंकि संसाधन कमेंगे और जब संसाधन कमेगा तो प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या घटा? आपका प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर दबाव बढ़ेगी और जब क्या होगा, जब इस पर दबाव बढ़ेगी तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ेगी। आज से पहले आप सुने होंगे कि इतनी जो बीमारियां हमारे समाज में है, इतना कम था, इतना हॉस्पिटल सुधर गया, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि लोगों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जनसंख्या जब बढ़ेगा तो हमारे समाज में जो प्रति व्यक्ति आए हैं उसकी स्थिति भी खराब होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है एक गर्भ निरोधक गोलियां अंडो उत्सर्जन को किस प्रकार से रोकती है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति माला डी का उपयोग कर रही है, माला एन का उपयोग कर रही है, सहेली का उपयोग कर रही है, पर्ल का उपयोग कर रही है, तो ये सभी जो गर्भ निरोधी गोलियां हैं ये कैसे रोकती है गर्भ को होने से, मतलब फीमेल में गर्भ धारण ना हो, इसको किस तरह से रोकती है? तो ये हार्मोन्स को प्रभावित करके रोकती है। कौन सा हार्मोन्स? तो याद रखिएगा FSH और LH को जो है ना ये क्या करता है, रोकता है। और जब ये रुकता है तो ऑटोमेटिक जो है महिलाओं में गर्भ धारण होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, चलिए अगला जो सवाल है हमारा कि अंधापन के कुछ मामले में अंधापन के लिए डोनेटिंग हेतु दाता के आंख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है? जैसे मान लो कि कोई अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो आंख वाला है वो अपना आंख उसको डोनेट करना चाहता है। आप अक्सर देखे होंगे बहुत सारे लोग जब मर जाते हैं तो उसका आंख उस समय भी काम करते रहता है, तो वो मरने से पहले ही अपना आंख डोनेट कर देते हैं। तो अब जो डोनर व्यक्ति है जो कि आपको आंख डोनेट किया है, उसके आंख का कौन सा हिस्सा अगर अंधा में लगा दिया जाए तो अंधा भी जो है देखना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा उसका जो है ना कॉर्निया लगाया जाता है। उसका क्या लगाया जाता है? कॉर्निया लगाया जाता है। और अगर अंधा व्यक्ति में भी सही आंख वाला कॉर्निया लग जाए
तो अंधा व्यक्ति भी जो क्या है देखना शुरू कर देता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सवाल है कि कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी का काम क्या है? कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना। कॉपर टी का काम क्या है? निषेचन को रोकना। जैसे कि कंडोम का भी काम क्या है? निषेचन को रोकना। स्पर्म और ओवा का आपस में मिलने से रोकना। इसी तरह से कॉपर टी का भी काम क्या है जी? निषेचन को रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया कि जनसंख्या अधिक होने से क्या क्या परिणाम होगा। आपको पता है आय तो कमी हो जाएगी, पहले भी डिस्कस कर दिए। अब पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रहा है तो ऐसा थोड़ा कि पृथ्वी का भी आकार बढ़ रहा है तो जमीन भी कमेगी। अगर बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो खनिज संसाधन में भी कमी आएगा। अगर ये सब हो रहा है इसका मतलब उपयुक्त सही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर सवाल है कि इसमें से कौन सा मोचक आईयूडी है? मोचक आईयूडी है यानी गर्भ को रोकने वाला कौन सा इसमें साधन है? तो याद रखिए कॉपर टी है जिससे कि आप लोग गर्भ को रोक सकते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल है कि माला डी क्या है? बुखार की दवाई है? बिल्कुल नहीं है, बुखार में इसको कभी नहीं खाना। क्या है? विटामिन की गोलियां? ये भी नहीं है। जॉन्डिस की भी दवाई नहीं है। ये है क्या? ये गर्भ को रोकने वाली दवाइयां हैं माला डी, जो कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री में दिया जाता है। इसलिए कि मतलब अगर एक बच्चा हो गया और दूसरे बच्चे को बीच में गैप रखना है, दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं करना, तो उस स्थिति में आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से माला डी लाइए और पॉपुलेशन की क्रिया तो होगी ही, उस दौरान आपको इसका उपयोग करना है, जिसके वजह से अगर उन्मुख सहवास भी होता है तो आप इस दवाई के प्रभाव से आप बच्चे पैदा करने में असमर्थ रहेंगे। याद रखिएगा माला डी क्या है? गर्भ को रोकने वाली एक गोलियां हैं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल पे। कहता है इसमें से कौन सा गर्भ निरोधक गोली है? अभी पहला क्वेश्चन से शुरू किए थे, सहेली। याद है इसी को ना लखनऊ के अनुसंधान केंद्र में बनाया जाता था। ये साप्ताहिक रूप से खाने वाली दवाइयां हैं। अगर कोई महिला इसका उपयोग करती है सप्ताह में एक बार तो निश्चित रूप से वो गर्भ धारण होने से बच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 28 नंबर। कहता है रिलैक्सिन स्रावित होता है। देखिए रिलैक्सिन एक हार्मोन्स का नाम है। रिलैक्सिन क्या है जी? एक हार्मोन का नाम है। ये हार्मोन्स कब स्रावित होते हैं? कि जब महिलाएं बच्चे पैदा करने वाली होती हैं, यानी माँ के गर्भ में जब बच्चे 9 महीना पूरा कर लेता है तो फीमेल के ओवरी से यानी अंडाशय से एक हार्मोन्स रिलीज होता है। इस हार्मोन्स का नाम होता है रिलैक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन्स क्या करता है? ये हार्मोन्स क्या करता है कि जो जनन नाल होता है, यानी अब गर्भ से जो बच्चा योनि के मार्ग से बाहर निकलेगा उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं जनन मार्ग। तो ये जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है ये जनन मार्ग में जाता है और यह जनन मार्ग में संकुचन पैदा करता है, जिससे जनन मार्ग का आकार बढ़ जाता है और बच्चा जो है वो माँ के गर्भाशय से लुढ़कता हुआ योनि के माध्यम से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रिलैक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो रिलैक्सिन स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय से। याद रखिए कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। चलिए इसी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है कि आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है। याद रखिएगा ये ब्लड में पाया जाता है। ये हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है? याद रखिएगा हेमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार जो फैक्टर है उसका नाम होता है बी लिम्फोसाइट्स। याद रखिए इसका नाम होता है बी लिम्फोसाइट। इस प्रकार हम लोग आज 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें, अपने मित्रों को भी इसे शेयर करने के लिए बोलें। और यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो बिहार बोर्ड में बायोलॉजी का सवाल होगा इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलते रहेंगे और इस चैनल के प्रभाव से आप बिहार टॉपर या अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी कर सकते हैं। फिर से हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए।